नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। संधि पढ़ रहे थे अपन। संधि में स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। आज चलेगी अपने व्यंजन संधि। व्यंजन संधि या हल संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं वो सब हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। मैंने जब प्रत्याहार पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि जितने भी व्यंजन हैं माहेश्वर सूत्रों में वो सारे हल प्रत्याहार में आते हैं। इस वजह से व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। तो फिर स्वर संधि को क्या कहेंगे? स्वर संधि को कहते हैं अच संधि, क्योंकि जितने भी स्वर हैं वो किस में आते हैं? अच प्रत्याहार में। तो देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। लिखिए व्यंजन संधि की परिभाषा। यदि व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आता हो तो उनके मेल से उत्पन्न विकार, संधि में विकार उत्पन्न होता है, उनके मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन प्लस व्यंजन या तो ऐसी स्थिति होगी या व्यंजन प्लस स्वर ऐसी स्थिति होगी। अच्छा, एक बात है, ये व्यंजन आपको संस्कृत के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध लिखकर मेरे को ग्रुप में या कमेंट में बताना है कि शुद्ध व्यंजन कैसे लिखते हैं। ये व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद लिखिए। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, जिनका क्रम सिद्धांत कौमुदी इस किताब के अनुसार, किसने लिखी है ये? भट्टोजी दीक्षित। इनके अनुसार इस प्रकार है। नंबर 1 ष्टुत्व संधि, नंबर 2 ष्टुत्व संधि, नंबर 3 जशत्व संधि, नंबर 4 अनुनासिक संधि, नंबर 5 चर्त्व संधि, नंबर 6 पूर्व सवर्ण संधि, नंबर 7 अनुस्वार संधि और नंबर 8 पर सवर्ण संधि। तो व्यंजन संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। ये 8 प्रकार के भेद लिख लीजिए आप कॉपी में। जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इस क्रम में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस क्रम में पढ़ेंगे जिस क्रम से संधि सिद्ध होती है। मतलब अगर एक ही शब्द में एक के बाद एक, एक के बाद एक, 3-4 संधि आ जाए तो वो किस क्रम में आती है, उसी क्रम में अपन संधि पढ़ेंगे। सबसे पहली संधि है व्यंजन संधि में जसत्व संधि। और जसत्व संधि का सूत्र क्या है? झलाम जशो अंते। झलाम यानी झल प्रत्याहार, जशो यानी जश प्रत्याहार, अंते यानी अंत में। पहले आपको समझने के लिए इस तरह से लिख लेना है। झल प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? देखो, झल, झ चालू कहाँ से हो रहा है? झल प्रत्याहार झ से चालू हो रहा है। और झ वर्ग का कौन सा अक्षर है? चौथा। तो इसमें माहेश्वर सूत्रों में उल्टा क्रम चलता है। इसका मतलब चौथा भी आएगा, फिर तीसरा भी आएगा, दूसरा भी आएगा, पहला भी आएगा, और ख़त्म कहाँ पर होता है? लास्ट प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। तो श, श, स और ह ये वर्ण आएंगे। मतलब वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और श, श, स, ह ये वर्ण किस में आते हैं? झल प्रत्याहार में। झल प्रत्याहार के वर्ण लिख लीजिए। इसके बाद जश प्रत्याहार के वर्ण देखते हैं।
इन झल प्रत्याहार के वर्णों को जस प्रत्याहार में आते हैं ज, ब, ग, ड और द। जब गर्दश तो ज, ब, ग, ड, द। झल प्रत्याहार के वर्णों को जस प्रत्याहार के वर्ण आदेश हो जाता है यदि ये झल प्रत्याहार पद के अंत में हो। अभी व्याख्या लिखेंगे तब पूरा समझ में आएगा ये। तो जलाम जशो अंते, इसकी व्याख्या जलाम जशो अंते, इस सूत्र की व्याख्या लिखिए। यदि पदांत यानी कि शब्द या धातु रूप के अंत में कोई खर भिन्न वर्ण आए, मतलब खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वर्ण हो, जैसे स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या ह ये व र ल हो, तो झल प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? वर्ग का पहला तीसरा दूसरा तीसरा चौथा और श श श और ह के स्थान पर उसी के वर्ग का तृतीय अक्षर, या इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे तृतीय अक्षर यानी कि जश में क्या क्या आता है? ज, ब, ग, ड, द आदेश हो जाता है। देखिए क्या स्थिति होगी आगे। तो होगा झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा स स स ह, ये अभी बताया था मैंने। इसके बाद होना चाहिए खर भिन्न वर्ण, मतलब कोई सा भी वर्ण हो, बस खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं होना चाहिए। खर प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? वर्ग के पहले दूसरे और शशर, ये वर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब इनके अलावा कोई भी वर्ण। अब इनके अलावा कौन से वर्ण बचे? ये वाले वर्ण। ये वर्ण हो तो संधि करते टाइम इस झल के स्थान पर जस हो जाएगा, मतलब इसी के वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा, इसी के वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो ये कंडीशन लिख लीजिए सारी। देखिए ये व्यंजन संधि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आपको समझनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि पहले की जगह तीसरा वर्ण हो रहा है, अधिकतर यही होता है कि पहला वर्ण होता है उसकी जगह तीसरा हो जाता है, पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर जशत्व संधि होती है। लिख लिया ये। अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख लीजिए। प्रथम वर्ण की जगह, प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। ये इजी लैंग्वेज है, पर ये हर जगह काम नहीं करती। अधिकतर जगह काम कर जाती है कि प्रथम वर्ण की जगह पर तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं कैसे। जैसे वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, यहां पर क्या है? झल प्रत्याहार का वर्ण है। और यहां पर क्या है? खर भिन्न वर्ण है। खर भिन्न वर्ण में वर्ग का पहला और दूसरा और श ये वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं। तो इनके अलावा कोई सा भी वर्ण हो, तो इनके अलावा वर्ण है स्वर, यहाँ पर झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस झल को क्या आदेश हो जाएगा? इसी के वर्ग का तृतीय अक्षर।
अब क वर्ग में तृतीय अक्षर क्या आता है? क ख ग। तीसरे नंबर पर क्या आया? ग आया। तो इस क की जगह पर ग हो जाएगा, यानी कि वाग प्लस ईश, और संयुक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? वागीश। कुल मिला के आपको इतना सा समझना है इसमें कि यहाँ पर पहला वर्ण है और पहले वर्ण की जगह पर कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा, ये ग हो जाएगा। तो वाग प्लस ईश। जब आपको परिभाषा याद करनी है तब तो पूरी की पूरी याद करनी पड़ेगी कि यदि पद के अंत में झल वर्ण हो और झल के बाद खर से भिन्न कोई वर्ण हो तो उस झल वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का तृतीय अक्षर आदेश हो जाता है, यानी कि जस आदेश हो जाता है। केवल आपको तो यहाँ पर इतना सा करना है कि जो ये प्रथम वर्ण है इस प्रथम वर्ण की जगह पर तृतीय वर्ण कर देना है। तो वाग प्लस ईश, वाग प्लस ईश, वागीश हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे सुप प्लस अंत, यहाँ पर से प उतारा, इधर से अ उतारा। इस प की जगह पर प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? प, फ और ब। तीसरे नंबर पर क्या आता है? ब। तो प की जगह क्या हो जाएगा? ब। ये हलंत है तो ये भी हलंत होगा, संयुक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब। लेकिन इस ब में जब ये अ मिल जाएगा तो ब पूरा हो जाएगा, ये सुब, सुबंत। सुप प्लस अंत का क्या होगा? सुबंत। अब इसी तरह से अन्य वर्ण बता रहा हूं मैं आपको, अन्य शब्दों की संधि वो आपको करनी है। अच्छा, संधि विच्छेद देख लीजिए एक बार। जैसे दिग दर्शनम, इसकी संधि विच्छेद करनी है। यदि अपने को तृतीय वर्ण मिल रहा है तो इस तृतीय वर्ण के पहले का उतार लीजिए, दिग प्लस दर्शनम, और इस तृतीय वर्ण को किस में बदल दीजिए? वापस प्रथम वर्ण में। तो क्या हो जाएगा? दिक् प्लस दर्शनम। संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् प्लस दर्शनम, क्योंकि संधि करते टाइम तो अपन ने पहले का तीसरा किया था और संधि विच्छेद करते टाइम तीसरे का पहला कर देंगे। आजादी, यहां पर ज है तो उतार लो यहां से नीचे, अज प्लस आदि। इस ज को पहला वर्ण करेंगे, किस में आता है? ये च वर्ग में। तो अच प्लस आदि, ये हो गया। पहचानेंगे कैसे कि जसत्व संधि में क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, जश, यानी कि जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। कब होता है? संधि करते टाइम। और ये देख लीजिए कि ज कौन सा वर्ण है? ज तृतीय वर्ण है। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा? पहले की जगह पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। ये केवल पहचान के लिए बता रहा हूं कि जसत्व संधि में क्या होता है। जसत्व संधि में ज जैसा हो जाता है, यानी कि तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इसके कुछ शब्द लिखिए जिनकी आपको संधि करनी है। यह शब्द लिख लीजिए, सट प्लस रस, उत प्लस वाह, वाक प्लस दत्तः, सट प्लस रीत्वः, ककुभ, यह हलंत है, ककुभ प्लस ईशः, सट प्लस दर्शनम, तत् प्लस रूपम, अप प्लस जम, वाक प्लस अत्र, सट प्लस अक्षरम, वाक प्लस ईश्वरी। और एक और लिख लीजिए, ये मैं ही बता देता हूं, समिध प्लस आधानम। यहां पर क्या है? ध, और ध किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। देखिए, मैंने वो बताया पहले का तीसरा हर जगह काम नहीं करता, अधिकतर जगह काम कर जाता है। यहां पर उसने डायरेक्ट चौथा वर्ण दे दिया, तो अब चौथे का भी अपने को क्या करना पड़ेगा? तीसरा। त वर्ग में तीसरा कौन सा आता है? द।
तो क्या हो जाएगा? समीद। अब ये द हलंत है, इसमें आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? समीधा, फिर धानम, समीधा धानम। ठीक है। इसका एक और सूत्र है, वह सूत्र अगले वीडियो में। पहले आप इतना कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें कहा क्या गया है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, पर अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।